नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 4 है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना देखेंगे हम कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी पुस्तक होती है, जैसे जिस प्रकार किसी पुस्तक के आरंभ में दी गई भूमिका को पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि उस पुस्तक के पढ़ने से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक वैसे ही संविधान के बारे में हमें किससे पता चलता है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में पता चलता है कि प्रस्तावना के द्वारा संविधान में कही गई मूल बातों को प्रस्तुत किया गया है इसमें, कि भाई क्या हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, क्या हमने इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो जैसे वर्तमान युग में किसी भी देश की संविधान को प्रस्तावना से आरंभ करना एक प्रथा सी बन गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले तो 1789 का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान था जिसने प्रस्तावना अंकित की गई थी, और उसके बाद विश्व के अन्य देशों के संविधान जैसे स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड, चाइना की बात करें या फिर जापान, अन्य देशों ने भी कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया है। वैसे ही भारत इससे अछूता फिर कैसे हो सकता था। तो भारत ने भी अपने जो देश के जो संविधान है उसमें प्रस्तावना को स्थान दिया है। तो सर्वप्रथम हमने बात की है किसने दिया है ये प्रावधान, सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना। और प्रस्तावना क्या होती है, जैसे कोई भी बुक हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें परिचय उसके जो पहले जो लिखा होता है उसी से हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, इस पुस्तक में ये बातें हमें देखने को मिल सकती हैं, तो वो प्रस्तावना है। ऐसे ही हमारे संविधान की भी प्रस्तावना है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं और संविधान का सार होता है। ये प्रख्यात न्यायविद संविधानिक विशेषज्ञ पालकीवाले ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोटेशन में कि भाई किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो परिचय पत्र पालकीवाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम सभी जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब लाया गया और किसके द्वारा लाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू लेके आए थे। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। और वो संविधान में सर्वसहमति से पारित कब होता है, 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है ये प्रस्तावना, इससे काफ़ी चीज़ें इसमें ली गई हैं। और 42वां संविधान संशोधन है उसमें क्या किया गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भाई प्रस्तावना का सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का मीनिंग, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमें प्रस्तावना का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का मीनिंग क्या है। तो देखिए, किसी भाषण अथवा लेख में प्रारंभिक अथवा परिचयात्मक कथन को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना किसी संविधान अथवा अधिनियम का वह प्रारंभिक कथन है जिसमें उसके निर्माण के कारणों का उल्लेख किया गया है और उसके उद्देश्य और आकांक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि यदि आप यूपीएससी में लिखते हैं और अगर आपके लिखने का आ जाता है कि भाई प्रस्तावना के बारे, तो आपको ये शुरुआत ही इससे करनी है कि प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना से क्या मतलब है, किस किस देशों ने प्रस्तावना को अपनाया है अपने संविधान में। तो ये सारी बातें हम इस पैराग्राफ में कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु। देखिए, हर एक स्टूडेंट को ये हमारे संविधान की प्रस्तावना, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स को जो पॉलिटिकल साइंस से किसी भी तरीके से रिलेटेड है या उनका सब्जेक्ट है, तो उनको प्रस्तावना याद होना ज़रूरी है, उसके एक एक शब्द याद होना ज़रूरी है। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए
तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, इसको अधिनियमित और अंगीकृत आतंत्रित करते हैं। तो ये हमारी है प्रस्तावना। अब ये हमने प्रस्तावना पढ़ी है, लेकिन हम प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई प्रस्तावना का जो एक एक शब्द है वो क्या कह रहा है, उसके पीछे जो भी शब्द है उसका डिटेल से हम वर्णन करेंगे। अब बात करते हैं हमारे प्रस्तावना के तत्व। ये हमने प्रस्तावना की भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है वो पढ़ी है, उसकी विषय वस्तु, और अब आएंगे उसके तत्व कि प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं वो 4 मूल तत्व हैं। कौन से? जैसे हमने शुरुआत की थी प्रस्तावना की कि हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग हमने ये यहाँ पे पढ़ा था, हम भारत के लोग। तो ये हमारे क्या है, 4 मूल तत्व हैं। और मूल तत्व में जो पहला पॉइंट है हमारा, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना भारतीय संविधान के लोगों को शक्ति प्रदान करती है। भी अगर हम बात करें हम भारत के लोग, तो जो मूल जो तत्व है उसमें संविधान के जो अधिकार का स्रोत है वो कौन है, भारत के लोग। भारत के लोगों से ही पावर मिलती है। जैसे जो भी हमारे, यदि बात करें कि कोई भी हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं या जो भी हमारी पावर्स हैं, संसद है, राष्ट्रपति है, सबसे ज़्यादा शक्ति है वो किस में मानी जाती है, भारत के लोगों में। ठीक है, क्योंकि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के लोग। ठीक है, दूसरा है भारत की प्रकृति कि भाई प्रकृति कैसी है। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तो इसमें हम इनको एक एक जो हमारे शब्द है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, इनको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये प्रकृति में आता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। संप्रभु है, संप्रभु का मतलब होता है कि भाई हम अपने आप में अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम अपने आप में सुप्रीम है, कोई और हमारे ऊपर नहीं है। जैसे कि 1947 से पहले हम सुप्रीम नहीं थे, संप्रभु नहीं थे। ऐसे ही समाजवादी हैं, हम किस टाइप के समाजवादी हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी, इसकी भी बात करेंगे। धर्मनिरपेक्षता की, लोकतांत्रिक गणराज्य, सबकी बात करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है संविधान के उद्देश्य कि संविधान के उद्देश्य क्या है। आपने यहाँ पे पढ़ा था कि न्याय है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो ये संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान के उद्देश्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था कि इनका क्रम वाइज लगाइए, इनको पहले न्याय आएगा या फिर स्वतंत्रता, समानता। तो इसको आपको याद रखना है, पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता या क्षमता, और फिर बंधुत्व। ये संविधान के उद्देश्य हैं। और संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो लागू होता है। तो ये हमारे प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहले तो भारत के लोगों के पास है पावर, भारत ये प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। और संविधान को लागू होने की तिथि 26 जो नवंबर 1949, ये सभी को याद है। अब प्रस्तावना में मुख्य शब्द, इनको हम देखते हैं। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का क्या मतलब होता है। संप्रभु शब्द का आशय होता है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। जैसे भाई हमें अपना कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें किसी और से, किसी और देश से या किसी और संप्रभु नहीं है, हमारे ऊपर किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किस देश के साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं, किसके साथ आयात करना है, किसके साथ निर्यात करना है, क्या हमारी घरेलू नीतियाँ रहेंगी, क्या हमारी विदेशी नीतियाँ रहेंगी। हम अपने आप में संप्रभु हैं। तो इससे इस मामले में हमें किसी से हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका मेंबर बनेंगे, भाई सार्क का बनेंगे, आसियान का बनेंगे, या फिर राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने ले रखी है। तो ये सारे डिसीजन हमारे खुद के हैं और इसके ऊपर कोई बाह्य जो है ताकत नहीं है जो हमें ये बताए कि भाई आपको ये
इसका मेंबर बनना है या इसका मेंबर नहीं बनना। जैसे फॉर एग्जांपल है 1949 में हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है, तथापि संविधान से अलग ये घोषणा की कि भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। क्योंकि ये जो राष्ट्रमंडल के देश हैं, ये राष्ट्रमंडल के देश वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के औपनिवेश रहे हुए हैं, और इन देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है और ये अपना विकास करने के लिए अपने साझे हित हैं इन्होंने। तो भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन भारत की संप्रभुता को ये प्रभावित नहीं करता, और इसमें जो मेन है वो ब्रिटेन है, मतलब वो अहम भूमिका निभाता है। तो भारत की इसकी सदस्यता उसकी संप्रभुता के किसी मायने में सीमित नहीं करती, क्योंकि भारत ने अपनी मर्जी से इसकी सदस्यता ले रखी है। अगर भारत चाहे तो इसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो भारत क्या है, अपने आप में संप्रभु है। सेकंड पॉइंट है हमारा समाजवाद। हमारी प्रस्तावना में एक शब्द क्या आया था, समाजवाद। अब समाजवाद है हमारा, किस टाइप का समाजवाद है। 1976 में जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक शब्द है समाजवाद भी। देखिए, समाजवाद तो हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद था, ऐसा नहीं है कि 1976 से पहले समाजवाद नहीं था। नहीं, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी समाजवादी लक्षण मौजूद है। यदि बात करें कि जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी, यदि हम बात करें कि जैसे हमारे नेहरू जी हैं, उनका झुकाव शुरू से ही थोड़ा समाजवाद की तरफ रहा है, लेकिन उनका समाजवाद वैसा समाजवाद नहीं था जो चाइना का समाजवाद है या जो रसिया का समाजवाद है, कि जो सारी पावर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है, और निजी कोई भी कंपनियां वगैरह कुछ भी लगाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवाद जैसा समाजवाद। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी। लेकिन समाजवाद में किस तरीके से होता है, सार्वजनिक होता है, जो भी कंपनी वगैरह है या सब कुछ राज्य के नियंत्रण में रहता है। तो हमारे यहाँ पे मिश्रित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का समाजवाद नहीं है जैसा कि चाइना में है या फिर रशिया में है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर, असमानता को समाप्त करता है। देखिए, जो एक होता है समाजवाद और एक होता है उदारवाद। उदारवाद क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति है वो आगे आए, या फिर जो बिजनेसमैन है उनको भाई अपना जो जिसका मतलब अपना खुद का वो व्यापार करे, खुला हो, देश में किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, खुली अर्थव्यवस्था हो। लेकिन समाजवाद क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, और वो समाज के पिछड़े हुए वर्गों को भी क्या कहते हैं कि भाई आगे लेके आओ। तो हमने दोनों का मिश्रण अपनाया है। ना तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे उदारीकरण है कि भाई जो गरीब है उनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि समाजवाद से प्रेरित है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्षता। देखिए, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द भी हमारे संविधान में कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन है वो, उसके तहत जोड़ा गया है, और 1976 में। धर्मनिरपेक्षता की बात हमने पिछले भी जो हमारे उसमें भी पॉइंट आया था, जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता, राज्य जो धर्म का जो मुद्दा है, राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष में क्या नहीं किया जाएगा, आप किस धर्म को मानना चाहते हो, आप किस धर्म को अपनाना चाहते हो, ये आपका निजी डिसीजन है। राज्य इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और कब अपनाया गया इस शब्द को, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। और हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ, लोकतांत्रिक। भारत कैसा देश है, एक
लोकतांत्रिक देश है। देखिए लोकतंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और उसके चार मुख्य औजार हैं, प्रीपक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह। देखिए हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें लोग या आम जनता डायरेक्ट रूप से जो नीति निर्माण प्रक्रिया है उसमें भागीदारी लेती है। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वशक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसको समझते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो स्विट्जरलैंड में यदि वहाँ पे कुछ लोग मिलके यदि ये कहें कि हमें हमारे लिए ये नियम कानून चाहिए, तो वहाँ पे वो नियम कानून वो बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, हम हमारे प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। जैसे हमने लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट हम करते हैं, लेकिन लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो हमारे मंत्री बनते हैं, वो हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं, ना कि हम खुद, क्योंकि हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वहाँ स्विट्जरलैंड में एक विशेषता ये भी है कि यदि उन्हें लगे कि हमारा प्रत्याशी जो हमने चुन के भेजा है जिसको, और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको वापस भी बुला सकते हैं। रिकॉल की व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक बार जिस प्रतिनिधि को चुन के भेज दिया, फिर हम उसको वापस नहीं बुला सकते जब तक कि उसका कार्यकाल होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर हम करते भी तो सफल नहीं होता। पहला रीजन तो ये है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो छोटे देशों में जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहाँ पे सफल हो पाता है। दूसरा है वहाँ पे लोग अवेयर होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। हमारे भारत में लोग इतने अवेयर और शिक्षित नहीं है कि हम अपने लिए नियम कानून बना सकें, हमारी आम जनता ये बता सकें सभी कि भाई हमें हमारे लिए ये नियम कानून। इतने लोग अवेयर नहीं है। कुछ एक हैं जो जिनको पता भी है, और यदि सरकार कोई गलत नियम बनाती है तो उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे ये सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसी में हमारे भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, और विधायिका है वो अपनी नीति और कार्यों के लिए, जो कारिणी है अपनी सभा नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही है। और जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने भी कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ तब सफल हो सकता है लोकतंत्र जब उसमें राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सामाजिक लोकतंत्र शामिल नहीं होगा। देखिए अंबेडकर जी ने कहा कि आप कितना ही वोट डालने का अधिकार, सबको हमने वयस्क मताधिकार दिया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये जब तक सफल नहीं होगा जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा। सामाजिक लोकतंत्र मीन्स जब तक हमारे समाज के नीचे वर्ग, नीचे हाशिए पे जो लोग हैं, जब तक कि उनको ऊपर नहीं उठाया जा सकता, जब तक कि कितना ही उनको वोट डालने का अधिकार दे दीजिए, कितना ही कुछ, जब तक लोकतंत्र नहीं आ सकता, सफल नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे इस जो पैराग्राफ में ये जो हमारी ये देख लेना आप एक बार इनको रीड करके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लेना। बाकी जो हमने उस पर अंडरलाइन किया है उसमें इस पैराग्राफ से रिलेटेड बातें आ चुकी हैं सभी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, गणतंत्र। देखिए गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र है हमारा एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था, दो भागों में बांटा जाता है। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में, एक तो राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही का एग्जाम्पल ब्रिटेन को मान सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उत्तराधिकारी की प्रथा है, क्योंकि आम तौर पर वहाँ राजा या रानी उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं। लेकिन भारत में गणतंत्र है और राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसे कि अमेरिका में, जैसे कि भारत में हमारा जो राष्ट्रपति है वो भी क्या है, उसका भी चुनाव होके आता है, चुनकर आता है। इसलिए हम भारत को भी क्या बोलते हैं, एक गणतंत्र है। तो जहाँ पे राजशाही वहाँ पे होती है जहाँ पे उत्तराधिकार के माध्यम से चुन के आते हैं,
और गणतंत्र में वहाँ का जो प्रधान है, जो मेन सर्वोच्च है, वो क्या होना चाहिए, चुनकर आना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है। तो इसलिए भारत को भी क्या बोलते हैं, हम एक गणतंत्र बोलते हैं। लेकिन हमारे गणतंत्र में, गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल होती हैं। पहली बात होती है इसमें कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में, एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी ओर विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग का की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होना चाहिए। तो इसमें यही बातें की गई हैं कि भाई जैसे एक व्यक्ति के हाथ में होने के बजाय कैसे होने चाहिए, लोगों के हाथ में, ठीक। और दूसरी ओर किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को तो विशेषाधिकार है और औरों को नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये गणतंत्र के लिए ये दो बातें भी होना जरूरी है, लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए और विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होनी चाहिए। 6 पॉइंट पे चलते हैं, न्याय। प्रस्तावना में आपने पढ़ा था कि न्याय 3 भिन्न रूपों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हमने की थी। तो अब हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना ही सबको समान अवसर, समान व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। भाई समाज के हर एक वर्ग को हम ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ एक वर्ग को तो बहुत ही ज़्यादा हम छूट दे रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए समान व्यवहार होना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपन्नता, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। आर्थिक न्याय में क्या है, आपको अपना भी कौन सा, आपको अपना व्यवसाय करना है, क्या आपको किस जॉब में लगना है, इस तरीके के जो डिसीजन है, आपको काम का भी अधिकार हो। आर्थिक कारणों के आपको भाई अमीर को और अमीर बना रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करने का प्रयास करना, क्योंकि नीचे वाला वर्ग है वो और गरीब होता है और अमीर होता जाता है। तो आर्थिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब होता है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। आर्थिक न्याय में समान राजनीतिक अधिकार, जैसे कि आप किसी भी दफ्तर में पहुंचते हैं तो आपके सरकार से पहुंच बनाने की मतलब आपको भी समान अधिकार है। आपको कौन सा पद प्राप्त करना है, कौन सा नहीं प्राप्त करना है, आपको वोट डालने का अधिकार है, सबको दिया गया है। तो इस तरीके से आपको राजनीतिक अधिकार है वो मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे उसमें की गई है। सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। आर्थिक न्याय, आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। और राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमने किए हैं जो न्याय से रिलेटेड हैं, और ये जो शब्द हैं हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिए हैं। अब आता है स्वतंत्रता, कि स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। जैसे आप स्वतंत्र हैं भाई, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुनना चाहें म्यूजिक सुन सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का आप पे कोई बंधन नहीं है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। देखिए आप स्वतंत्र तो है, पर आप ऐसे स्वतंत्र नहीं है, मतलब पॉजिटिव रूप में स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्रता भी 2 प्रकार की होती है। एक नकारात्मक होती है जिस पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, और एक होती है सकारात्मक जिस पे उचित प्रतिबंध लग सकता है। तो आपको अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता है, और इस तरीके से आपको स्वतंत्र नहीं है कि आप दूसरे को गाली दे रहे हैं या फिर दूसरा कोई पढ़ाई कर रहा है आप वो फुल वॉल्यूम करके अपना म्यूजिक सुन रहे हैं। मतलब स्वतंत्रता है वो पॉजिटिव, सकारात्मक स्वतंत्रता है। आपको अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार रख सकते हैं, आपका विश्वास है, आप किस धर्म को मानेंगे, किसकी उपासना करेंगे, इस प्रकार के आपको जो है वो स्वतंत्रता मिली हुई है।
उसके बाद हमारा आता है कि स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, जैसे ये हम बात कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है समता। समता का अर्थ होता है किसी के विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त करने के उपबंध। ऐसा नहीं है कोई पैसे वाला है, अमीर है, उसको तो बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, या एक वर्ग के साथ जो है गलत हो रहा है, तो किसी भी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त करना। तो इसमें आपका ये जो आरक्षण होता है, ये इस टाइप के अपवाद होते हैं, क्योंकि वो समाज के जो बिल्कुल नीचे तबके वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए जाते हैं। वैसे किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि भाई भारतीय संविधान में प्रस्तावना है वो हर नागरिक को क्या करती है, अवसर की समता प्रदान करती है, कि भाई आपको सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और समता के भी 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। इस प्रकार की क्षमता आपको दी गई है। इसको समानता भी भाई मौलिक अधिकारों में नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। भाई कौन से टाइप की आपको नागरिक क्षमता मिली हुई है, जैसे विधि के समक्ष समानता या फिर कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 जो कि हमारे मौलिक अधिकारों में है। ठीक है, ये सभी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर निषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। ठीक है, आपकी जो ये समानता है। राजनीतिक समानता, संविधान में ऐसे 2 उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता की सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं किया जाएगा, जो अनुच्छेद 325 है। दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान, अनुच्छेद 326। तो ये 2 हमारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 को हमें ध्यान रखना है दोनों को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। देखिए, बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना, क्योंकि हम आपस में, जो हमारा देश है, हमारा समाज है, आपस में भाईचारे की भावना से रहें और एक भाईचारे को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क भी कहते हैं कि ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। और प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातें सुनिश्चित करता है। पहला है व्यक्ति का सम्मान या व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। और अखंडता शब्द को कब संविधान में जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। अनुच्छेद 51 क आपको इससे रिलेटेड है, याद रखना है। एक तो बंधुत्व किस टाइप का है? व्यक्ति का सम्मान या गरिमा, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो ये हमारे सभी पॉइंट हमने देखे हैं, एक एक शब्द का हमने जो पढ़ने का प्रयास किया है। अब आता है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका महत्व, कि भाई संविधान की प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। तो प्रस्तावना की जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसका महत्व है कि हमने प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया है जो हमारे संविधान के आधार पर है। और इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच को उल्लेखित इसमें किया गया है। और जो इससे रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण संविधान सभा के जो अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उसमें संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उन्होंने क्या कहा है कृष्ण स्वामी अय्यर ने, कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, क्योंकि हमने जो सपने आने वाले समय में अपने देश के नागरिकों के लिए देखे थे संविधान निर्माण करते समय, उसके दीर्घकालिक सपनों का ये विचार है। ठीक है, दूसरे हैं के.एम. मुंशी, कि उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है ये प्रस्तावना।
पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है सबसे सम्मानित भाग, मुंशी ने कहा है भविष्यफल, और जो कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है दीर्घकालिक सपनों का विचार। ठीक है। और उसके बाद आता है सर अर्नेस्ट बार्कर। बार्कर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है, और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये थे कि जिन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में बताया है कि भाई हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है। अब बात आता है कि भाई प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी विवाद रहता है। कुछ बोलते हैं कि संविधान प्रस्तावना का भाग है, कुछ बोलते हैं नहीं है। तो हम इससे रिलेटेड जो एक दो केस हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसका भाग है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमारा बेरूबाड़ी संघ मामले का केस आता है या विवाद 1960। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा केस आए कि बेरूबाड़ी मामले में क्या बोला गया है कि प्रस्तावना है वो, उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस। कब आता है? 1973 में आता है। और 1973 में जो केशवानंद भारती वाद आता है इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। और LIC ऑफ इंडिया मामला जो आता है उसमें भी प्रस्तावना को संविधान का एक आंतरिक हिस्सा माना है। तो हमने 3 केस देखे हैं इससे रिलेटेड। एक तो हमने बेरूबाड़ी का देखा है जिसमें की बात की गई है कि नहीं है संविधान का भाग। केशवानंद भारती केस देखा है, उसमें बोला है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और LIC ऑफ इंडिया में बोला गया है कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है प्रस्तावना। तो ये हमने 3 केस यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस है जिनको हमें ध्यान रखना है। अब इनसे रिलेटेड है जो हमारे प्रस्तावना है, इसके संविधान सभा के अध्यक्ष ने भी इसके बारे में कहा था कि भाई प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये इन्होंने माना है। लेकिन प्रस्तावना में भाई संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसको भी हम देखेंगे। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार केशवानंद भारती केस 1973 में उठा और सामने आया, और यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर हमारा केस आता है बेरूबाड़ी केस 1960 में। जो बेरूबाड़ी संघ 1960 के तहत यह कहा गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। पहले तो क्या बोला गया? नहीं किया जा सकता। फिर इसमें बेरूबाड़ी केस में क्या कहा है इन्होंने कि संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते उसमें मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। भाई वैसे तो आप संशोधन कर सकते हो लेकिन उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकते। और न्यायालय में भी व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना की निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो फिर इसमें भी यही बात की गई कि भाई जो इसकी मूल विशेषताएं हैं उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। वैसे तो आपने देखा है कि हमने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया है, और वो क्या संशोधन किया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, और संशोधन को वैध ठहराया गया है। तो इसी तरीके से हमने प्रस्तावना को समझने का प्रयास किया है। अब 5 मिनट में हम इसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास करेंगे कि भाई हमने प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ी हैं, किन किन बातों का प्रावधान हमने इसमें देखा है कि भाई क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी भाषण या लेख का प्रारंभिक कथन होता है। जैसे कोई भी बुक होती है उसमें जो उसकी भूमिका के बारे में पता चलता है, वैसे ही हमें संविधान की प्रस्तावना के बारे में पता चला है। अमेरिका के संविधान में इसको पहले प्रावधान किया गया है। इसके एक एक शब्द हमने देखे हैं। एक 42वां संविधान संशोधन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में
3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। ऐसे ही हम भारत के लोग के पास अंतिम प्रभुसत्ता है वो किसके पास है? अगर आए तो हम भारत के लोगों के पास। इस तरीके से हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में कि भाई खुद का डिसीजन हमारे पास खुद है, हमारे ऊपर कोई और सुप्रीम नहीं है। समाजवादी हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। धर्मनिरपेक्षता मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य वो होता है जिसमें जो देश का जो सर्वोच्च प्रतिनिधि है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए। लोकतंत्र है वो हमारे यहाँ पे कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की। सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज में कोई भेदभाव ना हो धर्म, जाति, भाषा के आधार पे। आर्थिक न्याय, सबको समान अवसर मिले आगे बढ़ने के। राजनीतिक न्याय, सबको समान राजनीतिक अधिकार, पद प्राप्त करने के अवसर मिले। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता मिले, है ना। उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले। तो इस तरीके से हमने एक एक चीज़ को इसमें पढ़ा है। और प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को फिर इसको संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित की जाते हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित होकर ली गई थी। तो ये और 2-4 हमने थिंकर भी पढ़े थे कि किसने प्रस्तावना के बारे में क्या बोला है। तो हमने ये पालकी वाला देखा था जिसने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। तो इस तरीके से हमने प्रस्तावना के एक एक शब्द को करने का प्रयास किया है कम समय में कि इसका एक एक शब्द क्या है। ठीक है, तो और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चल रही है, वैसे तो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट का है, यूपीएससी है, एसएससी है, एसटेट स्क्रीनिंग है, सभी के लिए ये जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटिकल साइंस की हम पूरी सीरीज़ करेंगे। यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है या फिर फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।